हेलो फ्रेंड्स, लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए इस क्लास में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का। हम लोग चैप्टर 5 हम लोग देखेंगे, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय देखेंगे। और इसमें आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, इस चैप्टर से हम लोग जितना प्रीवियस क्वेश्चन अभी तक बना हुआ है ना, जितना प्रीवियस क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अभी तक पूछा गया है, वैसे हम लोग प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और यहाँ से आप देखिएगा तो आपको एक नया आइडिया भी लगेगा कि एग्ज़ाम में कैसा कैसा प्रश्न पूछा हुआ है, क्योंकि यहाँ से हम लोग सारे क्वेश्चन जो होगा प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। और आपको मालूम भी होगा कि सारे प्रीवियस क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होगा आपके एग्ज़ाम में क्या हो जाएंगे, रिपीट कर जाएंगे, हूबहू क्या हो जाएंगे, रिपीट कर जाएंगे। आप देखिएगा तो आपको खुद आइडिया लगेगा। इसके पहले हम आपको 4 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। पहले हम बताए हुए हैं जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव कराए हुए हैं, दूसरे चैप्टर श्वसन का ऑब्जेक्टिव कराए हैं, तीसरे में देखिएगा परिवहन का ही मिल जाएगा, और चौथा चैप्टर जो है आपका उत्सर्जन यहाँ से मिल जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट्स जो अभी तक इस चारों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लास नहीं देखे हैं, वो इसी चैनल के माध्यम से आपको यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप सर्च कर कीजिएगा लॉजिकल इंग्लिश बाय बिट्टू सर, तो वहाँ से आप पा सकते हैं। इस चारों का आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसकी व्याख्या किया गया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज के इस क्लास में हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, और आपको एक अनुभव भी होगा और नया एक आइडिया भी मिलेगा कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, और आप लास्ट तक बने रहिएगा और बताइएगा कि आपका स्कोर जो है कितना सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन में से कितना आपका स्कोर सही हो रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। ध्यान दीजिएगा, इसके राइट आंसर की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं लीवर। याद रहेगा ना, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, लीवर है। थोड़ा सा हम लोग इसको और डिटेल में हम लोग थोड़ा सा लीवर के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर लीवर की अगर बात आती है तो ध्यान दीजिए, इस पीडीएफ से हम आपको समझाते हैं। देखिए लीवर यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर ये जो है लीवर है, यानी आप समझिए कि जो आपका लीवर है, लीवर को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी का हिंदी नाम जो होता है यकृत होता है। क्या होता है, यकृत होता है, या इसे हम लोग बोलते हैं जिगर बोलते हैं। लीवर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, यकृत बोलते हैं, या इसे हम लोग जिगर बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो लीवर होता है ना, इस लीवर का काम क्या है, इसके माध्यम से जो होता है पीत रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है, पीत रस निकलता है। और ये पीत रस जो निकलता है, ये पीत रस निकलेगा तो कहाँ पर स्टोर होगा, ये प्रश्न पूछ देता है। तो पीत रस निकल के पित्ताशय में क्या होता है, स्टोर होता है। आप समझ चुके हैं कि लीवर जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है, ग्रंथि होती है। और इस लीवर को यकृत के नाम से जानते हैं, जिगर के नाम से जानते हैं। और इस लीवर से क्या होता है कि पीत नामक रस जो होता है निकलता है, और ये पीत नामक रस किस थैली में जमा होता है, पित्ताशय नामक थैली में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। यहाँ से आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कह सकता है कि पीत रस जो होता है अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पीत रस जो होता है ना, ये क्षारीय होता है। पीत रस कैसा होता है, क्षारीय होता है। यानी कि जब ये क्षारीय हो गया तो इसका मतलब कि इसका पीएच मान जो होगा 7 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। लगभग इसका पीएच मान जो होता है 7.7 के करीब होता है, 7.7 के करीब इसका पीएच मान होता है। पीत रस का पीएच मान समझ गया कितना होगा, 7.7। ये कैसा होगा, क्षारीय होता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है कि जो आप यकृत देख रहे हैं, इस यकृत का वजन कितना होता है। तो याद रखिएगा, यकृत का जो वजन होता है 1.5 kg होता है। स्पष्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर है। और लीवर से कौन सा रस निकलता है, तो पीत रस निकलता है। ये पीत रस कहाँ जाके जमा होगा, पित्ताशय में जमा होगा। और पीत रस कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। और पीत रस का पीएच मान तो लगभग में याद रखिएगा 7.7, कहीं पर 7.8 भी आपको मिल जाएगा। यकृत का वजन आपसे पूछे तो क्या याद रखिएगा, 1.5 kg, 1.5
5 kg आप याद रखिएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा, जो पीतरस होता है ना, ये पीतरस जो होता है आपका जो आमाशय है, पेट है, यानी कि जो आपका आमाशय है वहाँ से, देखिए ये आमाशय है ना, तो आमाशय से जो भोजन, अम्लीय भोजन आता है, तो ये पीतरस क्या करेगा, उस भोजन को क्या कर देता है, ये पीतरस भोजन को क्या करेगा, क्षारीय बनाने का कार्य करता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा आपके दूसरे ऑप्शन में था अग्नाशय था, दूसरे ऑप्शन में क्या था, अग्नाशय था। तो अग्नाशय के बारे में हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अग्नाशय के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब भी अग्नाशय का बात करता है ना, जब भी अग्नाशय का बात करता है तो आपको एक ही चीज़ इसमें याद रखना है कि अग्नाशय जो होती है दूसरी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कहेगा कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, अग्नाशय होती है। याद रहेगा ना, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, अग्नाशय होती है, और पहली सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगी, यकृत हो जाएगी। अब यहाँ पर अगली बात ये समझना है कि अग्नाशय जो होता है ना, अग्नाशय जो होता है एक पीले रंग की ग्रंथि होता है। अग्नाशय जो होता है क्या होता है, एक पीले रंग की ग्रंथि है। अग्नाशय जो होता है एक पीले रंग की क्या है, एक ग्रंथि है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ सकता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। कहेगा कि अग्नाशयी रस कहाँ से निकलता है, अग्नाशयी रस कहाँ से निकलता है। तो याद रखिएगा, अग्नाशयी रस जो निकलता है आपके अग्नाशय से निकलता है। अब ध्यान दीजिएगा, अग्नाशयी रस से क्वेश्चन पूछता है, अग्नाशयी रस से क्वेश्चन पूछता है, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए अग्नाशयी रस, ये अग्नाशयी रस कहाँ से निकलता है, अभी आप समझ चुके हैं। अग्नाशयी रस कहाँ से निकलता है, तो ध्यान रखिएगा, अग्नाशयी रस जो निकलता है अग्नाशय से निकलता है, स्पष्ट है ना। और अग्नाशयी रस में क्या पाया जाता है, तो अग्नाशयी रस में पाया जाता है, याद रखिएगा, एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। अग्नाशयी रस में क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। और ध्यान रखिए कैसा एंजाइम पाया जाता है और उसका क्या क्या काम होता है, हम आपको अभी समझाते हैं 1 मिनट में। देखिएगा इसके माध्यम से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है, लाइपेज निकलता है। पहला क्या निकलता है, लाइपेज, इसको लाइपेज ऐसे लिखेंगे, लाइपेज। और दूसरा निकलता है आपका एमाइलेज निकलता है, दूसरा क्या निकलता है, एमाइलेज, ठीक है ना। और तीसरा याद रखिएगा, तीसरा याद रखिएगा ट्रिप्सिन, तीसरा क्या निकलता है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। अब देखिएगा इसको शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, LAT, LAT से याद रखिए, लेट से याद रखिएगा कि अग्नाशयी रस से एंजाइम निकलता है, वह एंजाइम कौन कौन सा होता है, लेट, यानी कि एल से क्या हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा आपका, ए से क्या हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा, ट्री से ट्रिप्सिन हो जाएगा। इसका काम पूछ लेता है कि लाइपेज जो होता है ना, लाइपेज किसका पाचन करता है, ये इसका काम पूछता है कि लाइपेज किसका पाचन करता है। तो याद रखिएगा, लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है, एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, ये पाचन करता है। और दूसरी बात, ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा, तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। याद रहेगा, सबसे पहले आपने देखा कि अग्नाशय देखा, तो अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है। उसी अग्नाशयी रस में क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। और कौन कौन एंजाइम होगा, तो पहला लाइपेज होगा, दूसरा एमाइलेज होगा और तीसरा ट्रिप्सिन होगा। तो ये लाइपेज क्या करेगा, वसा का पाचन करता है, और एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का को पचाएगा, और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। आशा करते हैं कि आप सब कुछ समझ गए हैं। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए अब आपके तीसरे ऑप्शन में क्या दिया था उसको हम लोग देख लेते हैं। आपके तीसरे ऑप्शन में था अंडाशय था ना जी, आपके तीसरे ऑप्शन में क्या था, अंडाशय था। तो यहाँ से कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है वही चीज़ हम केवल बताएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अंडाशय से पूछता है कि इसके माध्यम से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो एक हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन कहाँ से निकलता है, अंडाशय से निकलता है। और इसी हार्मोन को हम लोग बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलेंगे, फीमेल सेक्स हार्मोन हम लोग बोलते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन, याद रखिएगा। और दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, इसमें क्वेश्चन अगर कह दे कि अंडाशय जो होता है किसका भाग होता है, मेल का भाग होता है फीमेल का, तो याद रखिएगा अंडाशय जो होता है फीमेल में पाया जाता है। और इस अंडाशय के माध्यम से कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है। अब देखिएगा
यहाँ से अंडाशय से रिलेटेड जो होता है एक तो वृषण होता है। अंडाशय से रिलेटेड क्या होता है, एक वृषण होता है। आपसे पूछ सकता है कि वृषण जो है किसका पार्ट है, तो याद रखिएगा वृषण जो होता है मेल का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, मेल का, मतलब पुरुष का पार्ट होता है। और वृषण के माध्यम से भी एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम क्या है, एंड्रोजेंस है। कौन सा हार्मोन है जी, एंड्रोजेंस। और एंड्रोजेंस को हम लोग बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल सेक्स हार्मोन हम लोग बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप दोनों को याद रखिएगा। आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछ देता है कि अंडाशय के माध्यम से कौन सा हार्मोन निकलेगा, एस्ट्रोजन, और वृषण के माध्यम से कौन सा हार्मोन निकलेगा, एंड्रोजेंस नामक हार्मोन निकलता है। अब चलिए एक और ऑप्शन में दिया हुआ था, चौथे ऑप्शन में दिया हुआ था आपका, क्या दिया हुआ था, एड्रीनल दिया हुआ था। एड्रीनल दिया हुआ था। गौर कीजिएगा, एड्रीनल जो होती है ना, एक ग्रंथि होती है। क्या होती है, एक ग्रंथि होती है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोलते हैं, अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि इसको बोलते हैं। याद रहेगा ना, एड्रीनल ग्रंथि का नाम क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि है। तो इसके माध्यम से आपसे सवाल क्या पूछेगा कि एड्रीनल ग्रंथि के माध्यम से, चाहे अधिवृक्क ग्रंथि के माध्यम से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो याद रखिएगा एड्रीनलिन नामक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन, एड्रीनलिन नामक क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलेगा, एड्रीनलिन नामक हार्मोन निकलता है। दूसरी बात इसमें याद रखिएगा कि एड्रीनल ग्रंथि का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, सुप्रारीनल, सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है ना, सुप्रारीनल ग्लैंड भी इसको हम लोग बोलते हैं। और इसमें क्या याद रखना है, जो आपका एड्रीनल होता है ना, एड्रीनल ग्रंथि के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। इसके भाग की बात करें तो इसका 2 भाग होता है। कितना भाग होता है, 2 भाग होता है। इसके दोनों भाग को समझते हैं हम लोग। पहला जो होता है बाहरी भाग, पहला क्या होता है, बाहरी भाग, पहला बाहरी भाग होता है। और इस बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, बाहरी भाग को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, CORTEX। बाहरी भाग को क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे। और दूसरा जो होता है ना अंदरूनी भाग, यानी कि भीतरी भाग, दूसरा क्या होता है, भीतरी भाग। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, दूसरा होता है आपका भीतरी भाग होता है, भीतरी भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं, मेडुला। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। एड्रीनल ग्रंथि के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला जो हो जाएगा आपका बाहरी भाग हो जाएगा, बाहरी भाग होगा जिसे हम लोग कॉर्टेक्स बोलेंगे। दूसरा जो होगा भीतरी भाग होगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला। एड्रीनल ग्रंथि को ही हम लोग बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि या सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। इसके माध्यम से कौन सा हार्मोन निकलेगा, एड्रीनलिन नामक हार्मोन निकलता है। आई होप आप सारी चीज़ों को स्पष्ट ढंग से आप समझ चुके हैं। अब आइए हम लोग का जो क्वेश्चन था उसको हम लोग देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। किसके माध्यम से ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है, इसमें याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होगा, आयोडीन की कमी से क्या होगा, ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे यहाँ पर जो सी ऑप्शन देख रहे हैं ना, यहीं से आपसे सवाल बनता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ था रक्त की कमी, लिखा हुआ था ना, रक्त की कमी। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका जो ब्लड जो है, आपका ब्लड, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि ब्लड जो है कौन सा ऊतक है। तो सिंपल है, ब्लड जो होता है आपका तरल ऊतक होता है, तरल संवहनीय ऊतक होता है। आप याद रखिएगा ये तरल ऊतक होता है ब्लड, ठीक है ना, तरल ऊतक होता है। इसको हम लोग तरल संयोजी ऊतक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरल संयोजी ऊतक भी बोलते हैं। अब देखिएगा, आपके शरीर में अगर रक्त की कमी हो जाती है तो एक बीमारी होता है, उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। या इसी को कभी कभी क्या होता है, रक्त क्षीणता के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर आपके शरीर में ब्लड की कमी होता है तो कौन सा बीमारी हो जाएगा, एनीमिया होगा, या रक्त क्षीणता नामक क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें शरीर जो होता है कमज़ोर हो जाता है, इसमें शरीर कमज़ोर हो जाता है। आप जानते हैं कि रक्त में क्या पाया जाता है, रक्त में आयरन की मात्रा पाया जाता है। किसकी मात्रा पाया जाता है, आयरन की मात्रा पाया जाता है। इसको हम लोग Fe से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ये याद रखिएगा कि रक्त में किसकी मात्रा पाया जाता है, आयरन की मात्रा पाया जाता है। और जब
ये आयरन की मात्रा में कमी होगी तो कौन सा रोग होगा, एनीमिया नामक क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा। रक्त की कमी कहे चाहे आयरन की कमी कहे, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, एनीमिया नामक रोग होगा। तो इसका आयरन की कमी ना हो शरीर में, इसके लिए क्या खाना चाहिए, पत्तेदार सब्जियों को खाना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों को और फल फ्रूट को क्या करना चाहिए, खाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी, यानी कि रक्त का कमी नहीं होगा और एनीमिया नामक रोग आपको नहीं होगा। स्पष्ट है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो आपने ये जाना एनीमिया के बारे में जाना, तो यहाँ से रक्त आपको भी याद रखना है कि रक्त कौन सा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। ये सवाल कई बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिएगा, रक्त में आपसे पूछे, अगर आपसे रक्त के बारे में प्रश्न पूछता है तो यहाँ से और क्या पूछेगा कि ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है कहाँ पर होता है, तो अस्थि मज्जा में। याद रखिएगा कहाँ पर होगा, अस्थि मज्जा में होगा, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक, अस्थि मज्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, बोन मैरो हम लोग बोलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हम लोग का क्वेश्चन था 2 नंबर था क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है, थायरॉक्सिन कहाँ से स्रावित होता है। तो ध्यान रखिएगा, थायरॉक्सिन जो स्रावित होगा, थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर जो है ब्रिक के बारे में, यकृत के बारे में तो अभी हम आपको समझाएं कि यकृत जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके माध्यम से क्या होता है, पित्त रस निकलता है और पित्त रस कहाँ जमा होता है, जाके पित्ताशय में जमा हो जाता है। अब देखिए हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा ब्रिक को हम लोग समझ लेते हैं कि ब्रिक क्या होता है। देखिए आप फिगर से समझने का प्रयास कीजिए। ये जो संरचना आप देख रहे हैं ना, ये संरचना और ये संरचना, देखिए ये दोनों जो है ब्रिक का पार्ट है। तो आपसे अगर प्रश्न करता है कि एक मनुष्य में ब्रिक की संख्या कितनी होती है, तो ब्रिक की संख्या कितनी होती है, 2। और जोड़ा में कहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 जोड़ा हो जाएगा। जोड़ा में कहेगा तो 1 जोड़ा हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा रंग की बात करता है कि ब्रिक का रंग क्या होता है, तो याद रखिएगा ये जो होता है गहरे भूरे लाल रंग का, कैसा होगा, गहरे भूरे लाल रंग का क्या होता है, आपका ब्रिक होता है। तीसरा बात क्या पूछ सकता है इसमें से कि इसका आकार क्या होता है, आकार क्या होता है, तो इसका आकार जो होता है सेम के बीज के समान होता है। कैसा होता है, सेम के बीज के समान होता है। आकार के बारे में समझ गए कि इसका आकार कैसा होगा, सेम के बीज के समान होगा। और यहाँ से समझिएगा, आपसे पूछता है कि ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो इसकी याद रखिएगा, इसकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, रचनात्मक एवं क्रियात्मक। ब्रिक क्या है, ब्रिक जो है रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कहेगा कि ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे हम लोग बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा नेफ्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है, ब्रिक के संबंध में आप याद रखिएगा कि ब्रिक जो होता है ना, ये जो है उत्सर्जी अंग है। कौन सा अंग है जी, उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग का मतलब समझिए, ब्रिक को आपने जब बोल दिया कि ब्रिक जो है उत्सर्जी अंग है, मतलब जितना भी आपके शरीर में बेकार पदार्थ होता है ना, वो बाहर इसके माध्यम से होता है, ब्रिक के माध्यम से बाहर होता है। मतलब सभी प्रकार के मतलब उत्सर्जी पदार्थ बाहर नहीं होते हैं, लेकिन ब्रिक के माध्यम से कुछ उत्सर्जी पदार्थ क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। सभी प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों को निकालने के लिए बहुत सारे अंग होते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। जैसे आप जानते हैं ना, त्वचा होता है, तो त्वचा के माध्यम से पसीना वसीना बाहर निकल जाता है, तो वैसे ही और भी बहुत सारे अंग होते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर मूत्राशय आया हुआ है ना, मूत्राशय को समझिएगा। यहाँ से आपसे पूछता है ना कि इस मूत्राशय का जो आकार होता है, मूत्राशय का आकार कैसा होता है, तो याद रखिएगा मूत्राशय का आकार जो होता है नाशपाती के समान होता है। किसके समान होगा, नाशपाती के समान होगा। और दूसरी बात याद रखिएगा, धमनी और सीरा, यहाँ पर देख रहे हैं ना, धमनी और सीरा, तो धमनी में कैसा ब्लड रहता है, शुद्ध ब्लड रहता है, और सीरा में अशुद्ध ब्लड रहता है। तो इतना चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे अगले ऑप्शन पर, हम लोग ध्यान देते हैं। तो अगला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या है। चलिए ध्यान दीजिए, अगला ऑप्शन जो है, जैसे हम लोग देख रहे थे ना, 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे, अगला ऑप्शन क्या है आपका, वृषण है। वृषण के बारे में भी समझा दिए कि वृषण जो है मेल में पाया जाता है, और इसके माध्यम से एक हार्मोन निकलता है जिसको एंड्रोजेंस बोलते हैं, मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर अब 4 की हम लोग बात करते हैं। तो 4 नंबर देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है। तो गौर कीजिएगा, डायलिसिस थैली बोला जाता है, नेफ्रॉन को क्या हम लोग बोलते हैं, डायलिसिस थैली हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सभी ऑप्शन को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग नेफ्रॉन को ही हम लोग देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नेफ्रॉन के बारे में आपको क्या याद रखना है। तो नेफ्रॉन के बारे में एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि जो नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन जो होता है ये जो है ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन क्या है, ब्रिक की रचनात्मक एवं क्या है, क्रियात्मक इकाई है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये प्रश्न आने की संभावना है। दूसरा बात इसमें क्या समझना है कि नेफ्रॉन को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, ठीक है ना। नेफ्रॉन को और किस नाम से जानते हैं, यानी कि इसका अन्य नाम आपसे पूछ सकता है, या नेफ्रॉन न देकर दूसरा कुछ दे सकता है। तो इसका दूसरा नाम होता है ब्रिक नलिकाएँ। क्या होता है, ब्रिक नलिकाएँ। याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम क्या होगा, ब्रिक नलिकाएँ होता है। स्पष्ट है। और देखिएगा, जब ब्रिक की बात आ ही गया है तो याद रखिएगा, प्रत्येक ब्रिक में 10 लाख लगभग में, याद रखिएगा क्या, 10 लाख जो होते हैं ना नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक ब्रिक में कितना नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। दूसरी बात इसमें याद रखिएगा कि जो प्रत्येक ब्रिक होता है ना, प्रत्येक ब्रिक जो होता है आपका, जो बाहर से जो होगा ना, प्रत्येक ब्रिक जो होगा बाहर से संयोजी ऊतक से, किससे, संयोजी ऊतक से घिरा होगा तथा अरेखित पेशी का बना होगा। किससे बना होगा, अरेखित पेशी का बना होता है। ब्रिक किससे बना होता है जी, अरेखित पेशी से बना होता है। और आप जानते हैं कि जो अरेखित पेशी होती है, ये वाली जो पेशी होती है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं जी, अनैच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं। अनैच्छिक पेशी का मतलब ऐसी पेशियाँ जो अपने इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनैच्छिक हम लोग पेशी बोलते हैं। तो इतना चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि अगले ऑप्शन में क्या था। अगले ऑप्शन में है न्यूरॉन, हम लोग का अगले ऑप्शन में है, देखिएगा न्यूरॉन। तो इस न्यूरॉन के बारे में आप जानते हैं, पहले से भी जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो इस न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। ये पूछा हुआ है कि न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या होता है, तंत्रिका कोशिका होता है। तो यहाँ से आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका अगर पूछता है कि कौन सा है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, लंबी कोशिका कहेगा तो आपका न्यूरॉन हो जाएगा। न्यूरॉन नहीं दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। अगला आपका ऑप्शन था माइटोकॉन्ड्रिया था। अगला आपका ऑप्शन क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया, देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया था। तो ध्यान रखिएगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग बिजली घर बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, बिजली घर बोलते हैं, या पावर हाउस ऑफ द सेल, या कोशिकीय ऊर्जा गृह बोलते हैं। देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है ना, एटीपी के रूप में ऊर्जा जो होता है संग्रहित होता है। इसमें किस रूप में ऊर्जा संग्रहित रहेगा, एटीपी के रूप में संग्रहित रहेगा। यहाँ से पूछता है कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा की इकाई होता है, एटीपी ऊर्जा की इकाई होता है। कहेगा कि ऊर्जा की इकाई किसे कहा जाता है, तो एटीपी। ये कहाँ रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना। कोशिकीय श्वसन के दौरान अधिक मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, बिजली का घर बोलते हैं। आइए अपने क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर हम लोग का था, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे थे 4 तो कंप्लीट हो गया सभी ऑप्शन के साथ। अब देखिएगा 5वां देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिएगा कह रहा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। कभी कभी क्या होता है ना कि उपचयन की जगह ना देकर क्या दे देगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या दे देगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जब उपचयन ना देगा तो आप याद रखिएगा कि भोजन का पचना जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। स्पष्ट है, भोजन का पचना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है।
अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर देखिएगा, और छठा क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने द्वारा उपयोग किया जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, इसमें इथाइलिन याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे, इथाइलिन याद रखेंगे। और इसी इथाइलिन को कभी कभी हम लोग एथिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिलीन। थोड़ा सा एथिलीन के बारे में हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। एथिलीन क्या होता है, एथिलीन क्या होता है देखिएगा एथिलीन के बारे में। एथिलीन जो है एक पादप हार्मोन है। ये क्या है, एक पादप हार्मोन है, ये पादप हार्मोन है। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कहेगा कि कौन सा हार्मोन जो होता है गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो एथिलीन नामक हार्मोन जो होता है गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और ये क्या है, पादप हार्मोन है। और इसमें दूसरी बात आपको याद रखना है कि ये फलों को पकाता है। तो कहता है कि फलों को पकाने वाला हार्मोन का नाम क्या है, फलों को पकाने वाला, फलों को पकाने वाला हार्मोन। तो याद रखिएगा फलों को पकाने वाले हार्मोन का नाम क्या होता है, एथिलीन होता है। एथिलीन कैसा हार्मोन है, तो पादप हार्मोन है। ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये क्या करता है, फलों को पकाने में क्या होता है, सहायक होता है। इसमें दूसरा ऑप्शन था आपका, दूसरा ऑप्शन क्या था, एब्सिसिक अम्ल था। एब्सिसिक अम्ल था ना जी। एब्सिसिक अम्ल के बारे में समझिएगा। तो एब्सिसिक जो अम्ल है ये पेड़ पौधे की वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। ये पेड़ पौधे की क्या करता है, वृद्धि को रोकता है, वृद्धि को रोकता है। स्पष्ट है, ये पेड़ पौधे की क्या करेगा, वृद्धि को रोकेगा, एब्सिसिक अम्ल रोकने का प्रयास करता है। और दूसरे ऑप्शन में था, दूसरा और तीसरा शायद ऑप्शन था ऑक्जिन था। क्या था, ऑक्जिन था और जिब्रेलिन्स था। समझिएगा दोनों को एक ही मिक्स करके समझाते हैं। ऑक्जिन था और क्या था, जिब्रेलिन्स था। ऑक्जिन और जिब्रेलिन्स था ना। ऑक्जिन और जिब्रेलिन्स था, इसको समझिएगा। ये दोनों जो होता है ना, ये दोनों जो होता है, ये दोनों हार्मोन जो है ये पादप हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, दोनों जो है पादप हार्मोन है। इसमें एक ही चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से एक ही प्रश्न बनेगा। तो ये दोनों जो होता है ना, पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। वृद्धि में क्या होता है, ये सहायक होता है। वृद्धि का मतलब समझिएगा कि पेड़ पौधे में ये क्या करेगा, लंबाई को बढ़ाता है। लंबाई को क्या करता है, बढ़ाता है। दोनों हार्मोन जो होता है ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स पेड़ पौधे की वृद्धि को बढ़ाएगा। वहीं जो होता है एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये वृद्धि को क्या करता है, रोकने का प्रयास करता है। तो ऐसे आपके चारों ऑप्शन को हम लोग देख लिए। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग का क्या था, क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन था ना ये वाला कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इथाइलिन हो जाएगा। इसी को एथिलीन बोलते हैं। एब्सिसिक अम्ल जो होता है ना ये वृद्धि नियंत्रक होता है। और जिब्रेलिन्स आप देख ही लिए और ऑक्सिन देख लिए, ये लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है। किस में वृद्धि करता है, लंबाई में वृद्धि करता है। आई होप आप सारी कंसेप्ट को अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों के पास ये शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा जी, 7 होगा। देखिए 7 नंबर ये रहा। थोड़ा सा हम लोग यहाँ से हम लोग फास्ट काम करेंगे, ठीक है ना, फास्ट करेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ग्राही कहलाती है। क्या कहलाती है जी, ग्राही कहलाती है। याद रहेगा ना। देखिए इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है जिसका डिस्कस किया जाए, इसलिए हम लोग बढ़ेंगे 8वें नंबर पर बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है। आपको बताना है कौन अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और कौन बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। तो आपको इसमें आंसर के रूप में याद रखिएगा, अग्नाशय जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। और ये जो होती है पीले रंग की क्या होती है, ग्रंथि होती है। इसमें थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे थायराइड के बारे में। तो आपको समझा ही दिए थे कि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। पिट्यूटरी जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिएगा कौन सा ग्रंथि, पिट्यूटरी, इसको हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। और इसी ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। याद रहेगा ना,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बनता है कि वह कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसको हम लोग छोटी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो ये जो होती है मानव शरीर की सबसे क्या है, छोटी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि चाहे पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से हम लोग क्यों जानते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली कहता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है ना, उस सभी प्रकार के हार्मोनिक अंतःस्रावी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है, सबसे पहले आपसे पूछता है कि हार्मोन कहाँ से निकलता है। इस बात को समझिए, हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो याद रखिएगा हार्मोन जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। तो जितने प्रकार के हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से निकल रहे हैं, सभी प्रकार के हार्मोनों का नियंत्रण जो करता है, कौन सा ग्रंथि करता है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि करता है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आई होप आप समझ चुके हैं पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में। अब चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोग का था, ये हम लोग समझ लिए 8 नंबर की अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय, इसको भी हम लोग समझ लिए। अब 9 नंबर देखिएगा, कह रहा है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। तो याद रखिएगा ये जो होती है एड्रीनल होती है। क्या होती है, एड्रीनल। इसी को तो हम लोग बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। चलिए आपको पिट्यूटरी समझा चुके हैं, अग्नाशय समझा चुके हैं। गोनेड्स से कुछ सवाल नहीं बनता है, गोनेड्स से कोई सवाल नहीं बनेगा। आइए 10 नंबर देखते हैं, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा है। ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा है, याद रखिएगा श्रवणग्राही है। कौन सा है, श्रवणग्राही है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 है, कह रहा है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या नाम है। तो इसमें आप याद रखिएगा इसी को हम लोग बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। और अधिवृक्क को हम लोग क्या बोलते हैं जी, एड्रीनल ग्रंथि बोलते हैं। इसके माध्यम से कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रीनलिन नामक हार्मोन निकलता है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और इसी पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन जो है हूबहू वैसा ही है। 12 नंबर देखिए, एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो ये एड्रीनलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो जाहिर सी बात है कि क्या हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि से हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि के बारे में कई बार बता रहे हैं, ये सबसे छोटी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है जी, सबसे छोटी ग्रंथि है। और पीयूष ग्रंथि को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि। और इसी को हम लोग क्या जानते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं पीयूष ग्रंथि को। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर बोला है, कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। संवेदी ग्राही का मतलब होता है सेंस ऑर्गन। तो कौन सा सेंस ऑर्गन नहीं है, तो दिमाग जो है आपका सेंस ऑर्गन नहीं है। बाकी ऑप्शन जैसे आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, ये सब क्या है, संवेदी ग्राही अंग है। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 14 नंबर देखेंगे हम लोग। और 14 नंबर क्वेश्चन जो है ये रहा आपका 14 नंबर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 14 नंबर कह रहा है ना कि मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है आपको ये बताना है 14 नंबर। तो ध्यान दीजिएगा 14 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। मेरुरज्जु जो निकलता है मेडुला से निकलता है। अब देखिएगा आपके अनुमस्तिष्क से सवाल पूछता है और प्रमस्तिष्क से पूछता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जब भी प्रमस्तिष्क से सवाल पूछे ना, किससे पूछे, प्रमस्तिष्क से अगर सवाल पूछता है तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो इसका एक और नाम है उसको जानिए। प्रमस्तिष्क को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। देखिए आप सेरिब्रम नाम खूब जाने होंगे लेकिन प्रमस्तिष्क नहीं जाने होंगे, इसलिए कंफ्यूज होंगे। इसलिए आप याद रखिएगा कि प्रमस्तिष्क का ही दूसरा नाम क्या होता है, सेरिब्रम होता है। यह जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। ये जो होता है सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का जो होता है सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो प्रमस्तिष्क होता है। ऐसा मतलब क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है ना कि अकेले जो होता है 2/3 हिस्सा जो होता है आपका प्रमस्तिष्क ही होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछेगा, वही क्वेश्चन डायरेक्टली आपको बता रहे हैं। कहेगा कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है, तो आपका सेरिब्रम जो होता है ना बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है, तो आप याद रखिएगा प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम जो होता है बुद्धि और चतुराई का केंद्र
होता है। अब देखिएगा थोड़ा सा, ये जो देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं प्रमस्तिष्क के बारे में याद रखिएगा कि जिस व्यक्ति में प्रमस्तिष्क औसत से छोटा होगा, क्या होगा, औसत से, ये अगर औसत से छोटा होगा, वह व्यक्ति जो होता है मंद बुद्धि का होता है। कैसा होगा, वह व्यक्ति जो होगा मंद बुद्धि का होगा। प्रमस्तिष्क अगर औसत से छोटा हो गया तो वह व्यक्ति जो होगा मंद बुद्धि का होता है। इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले ऑप्शन में। आपका अगला ऑप्शन था अनुमस्तिष्क था। क्या था, अनुमस्तिष्क था। तो ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार प्रमस्तिष्क को हम लोग बोलते थे ना, सेरिब्रम बोलते थे, उसी प्रकार से अनुमस्तिष्क का भी एक और नाम है, और इसको हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिबेलम बोलते हैं। इससे भी प्रश्न आता है। इससे भी कैसा प्रश्न आएगा, इसको हम लोग ध्यान देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अनुमस्तिष्क के माध्यम से क्या होगा कि आपके शरीर में जितनी भी इच्छित गतियाँ होती है ना, शरीर में जितनी भी इच्छित गतियाँ होती है, वो सब जो होती है किसके माध्यम से होती है, तो अनुमस्तिष्क के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से, अनुमस्तिष्क के माध्यम से होती है इच्छित गतियाँ। अब देखिएगा, अब इसमें होता क्या है, उदाहरण के तौर पर देखिए कि अगर आपके मस्तिष्क से सेरिबेलम नष्ट हो जाए, ये जो होगा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ये सेरिबेलम नष्ट हो जाएगा। देखिए क्या लिख दिए, सेरिबेलम क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। सेरिबेलम क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, तो इच्छित गतियाँ बंद हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इच्छित गतियाँ क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इस बात को समझिए, जो इच्छित गति है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यानी कि याद रखिएगा, जब मानव शरीर से अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम पर गहरा चोट आ जाए या किसी तरीके से ये नष्ट हो जाए, तो आपके शरीर में जो इच्छित गतियाँ, मतलब आपके शरीर की इच्छा के अनुसार जो गति हो रही थी, वो गतियाँ क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जैसे पैरों द्वारा आप चल रहे थे, तो पैरों द्वारा चलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। हाथों का परिचालन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बोलने में क्या आएगी, कठिनाई आएगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। और क्वेश्चन था हम लोग का, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लिए 14 देख लिया, 15 हम लोग देखेंगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्न में कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसको हम बता चुके हैं। तो गैसीय अवस्था में क्या पाया जाता है, इथाइलिन पाया जाता है। ठीक है ना, यही फलों को क्या करता है, पकाता है। ये पादप हार्मोन भी है। और आपको एक चीज़ और हम बताए थे कि जो जिब्रेलिन होता है और जो ऑक्सिन होता है, ये दोनों जो होता है ना, जिब्रेलिन और ऑक्सिन, ये पेड़ पौधे की लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है। याद रखिए, कई बार पूछा है कि पेड़ पौधे की लंबाई में वृद्धि कौन करता है, तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स। और दूसरी बात आपको क्या बताए थे कि जो एब्सिसिक अम्ल होता है, ये पेड़ पौधे की वृद्धि को रोकता है। यानी कि इसको बोला जाता है वृद्धि नियंत्रक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वृद्धि नियंत्रक हार्मोन का नाम क्या है, एब्सिसिक अम्ल है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। आपको बताना है इसमें कौन सा पादप हार्मोन है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पादप हार्मोन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आपको पादप हार्मोन में क्या याद रखना है, ऑक्सिन याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, ऑक्सिन याद रखिएगा। ऑक्सिन कहीं कहीं लिखा रहता है, लेकिन आप ऑक्सिन ही इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, ऑक्सिन। और दूसरा याद रखिएगा जिब्रेलिन्स, क्या याद रखना है, जिब्रेलिन्स। और तीसरा याद रखिएगा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। और चौथा याद रखिएगा एब्सिसिक अम्ल याद रखिएगा, एब्सिसिक अम्ल याद रखिएगा। और पांचवा याद रखिएगा आप, पांचवा आप याद रखिएगा एथिलीन याद रखिएगा, एथिलीन। ये पूछा जाए कि ये जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है, तो ये सब हार्मोन है। क्या है, हार्मोन है। और कैसा हार्मोन है, तो याद रखिएगा कि पादप हार्मोन है। कैसा हार्मोन है जी, पादप हार्मोन है। अब चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ। अब आराम से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उससे पहले जो देखिएगा, ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स जो होता है, ये पेड़ पौधे की जो लंबाई होता है उसको क्या करता है, ये बढ़ाने का काम करता है। और एब्सिसिक अम्ल क्या होता है, पेड़ पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब देखिए क्वेश्चन इतना ही से आपका सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन आपका बोला हुआ था कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। तो अब ध्यान दीजिए, आंसर देना आसान हो गया। साइटोकाइनिन क्या है, आपका पादप हार्मोन है। बाकी अब देख लीजिए, थायरॉक्सिन तो क्या है, हार्मोन है, दूसरा हार्मोन है, पादप हार्मोन नहीं है। अब इंसुलिन एक ठो बच रहा है। एस्ट्रोजन के बारे में तो आपको हम बता ही दिए कि ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, अंडाशय से निकलता है। थोड़ा सा इंसुलिन के बारे में समझिएगा। जब हम लोग इंसुलिन की बात करते हैं, तो इंसुलिन जो है एक हार्मोन है। याद रखिएगा,
इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। तो सवाल कभी कभी पूछ लेता है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, इंसुलिन नामक कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। कौन सा? मधुमेह नामक रोग होता है। इसी को लोग बोल देते हैं डायबिटीज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज नामक रोग बोल देते हैं। याद रहेगा ना, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह नामक रोग होता है। दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है? कहेगा कि हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो याद रखिएगा, हार्मोन जो निकलता है अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है जी? अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। और हार्मोन जो होता है शरीर के किसी भी भाग में कम मात्रा में पहुंचकर वो अपने कार्यों को क्या करता है? दर्शाने का कार्य करता है। डायरेक्टली पूछता है कि हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो याद रखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या था उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग देख लिए, इंसुलिन के बारे में देख लिए ना। अब चलिए क्वेश्चन अगला हम लोग देखते हैं, 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर का है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? या यही क्वेश्चन देखिए घुमा के कैसे पूछा है, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहा जाता है? ये इस बार भी रिपीट करने वाला है क्वेश्चन। इसको हम बोलते हैं सिनेटिक दरार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेटिक दरार या सिनेप्स हम लोग बोलते हैं। स्पष्ट हो गया? अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया है इस ऑप्शन से सवाल नहीं आएगा, यही मेन है। कहेगा कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? तो सिनेटिक दरार बोलते हैं। और आपको हमने बताया भी कि जो तंत्रिका कोशिका होती है, जो तंत्रिका कोशिका होती है उसका अन्य नाम क्या होता है? तो तंत्रिका कोशिका का अन्य नाम आप अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो याद रख भी सकते हैं। इसका अन्य नाम जो है न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है। और ये जो होता है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, आपको हम बता चुके हैं फर्स्ट ही क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो होगा 18 नंबर क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। काहे के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है? देखिए सोचने के लिए, ठीक है, हृदय स्पंदन के लिए भी सही है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए ये भी सही है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, मस्तिष्क सोचने के लिए भी चाहिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर आप देख लीजिए। कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? बहुकोशिकीय जीवों में कैसा समन्वय होगा? तो देखिएगा इसमें जो होता है रासायनिक समन्वय भी होगा और तंत्रिका समन्वय भी होगा। तो याद रखिए उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? दोनों। स्पष्ट है ना? बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार का समन्वय होगा? तो तंत्रिका समन्वय भी होगा और रासायनिक समन्वय भी होता है। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली यहाँ से पूछेगा ना कि पेड़ पौधों में, क्या पूछेगा कि पेड़ पौधों में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो यहाँ से आप याद रखिएगा पेड़ पौधे में जो होता है केवल रासायनिक समन्वय होता है। कौन सा समन्वय? पेड़ पौधे में जो होता है केवल रासायनिक समन्वय होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में कहे तो तंत्रिका समन्वय भी होगा, रासायनिक समन्वय भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देखते हैं। और 20 को देखने से पहले अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो कृपया आप लाइक का बटन तो एक बनता ही है और अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 20 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो होती है 3 प्रकार की होती है। इससे याद रख लीजिएगा, ये तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है 3 प्रकार की होती है। और जो देखिएगा ये तंत्रिका कोशिकाएं होती है ना, ये तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या क्या होती है? ये मानव शरीर की जो होती है सबसे लंबी कोशिका होती है। और तंत्रिका कोशिका को हम लोग किस नाम से जानते हैं? न्यूरॉन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये कितने प्रकार की होती है जी? 3 प्रकार की होती है। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं ना तो आपका एक भी क्वेश्चन जो होगा एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। आप केवल क्वेश्चन का आंसर रटने का प्रयास ना कीजिए, उससे आप धोखा में पढ़ सकते हैं। रटिएगा फिर भूल जाएंगे, लेकिन ऐसे समझ समझ के पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग देखते हैं 21 की तरफ हम लोग चलते हैं। और 21 नंबर क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? देखिए क्वेश्चन बहुत हेवी है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? तो याद रखिएगा प्रतिवर्ती चाप जो आपका बनता है वो बनता है मेरुरज्जु में। किसमें बनता है प्रतिवर्ती चाप? मेरुरज्जु में बनता है। इसमें ध्यान रखिएगा, इस मस्तिष्क के बारे में अगर प्रश्न करता है ना तो इसमें आपको क्या ध्यान मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड बोलते हैं।
स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, CORD, याद रखिएगा। आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मेरुरज्जु को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और आपका प्रतिवर्ती चाप भी कहाँ बनेगा, आपका मेरुरज्जु में बनेगा, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में बनेगा। अब थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर मस्तिष्क आया है, तो मस्तिष्क एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसको हम लोग समझते हैं। मस्तिष्क, देखिए मस्तिष्क को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो मस्तिष्क को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मस्तिष्क जो होता है ना, किसके अंदर संरक्षित रहता है। मस्तिष्क जो होता है किसके अंदर जो होता है संरक्षित रहता है, तो याद रखिएगा मस्तिष्क का जो संरक्षित रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं, क्रेनियम या क्रेनियम बोलते हैं या मस्तिष्क गुहा बोलते हैं। इसी के अंदर जो होता है मस्तिष्क जो होता है सुरक्षित रहता है। उसके बाद देखिएगा ये जो होता है ना, मस्तिष्क के बाहर जो होता है चारों तरफ से तंतुमय संयोजी ऊतक घिरा होता है। कौन सा ऊतक, तंतुमय संयोजी ऊतक घिरा होता है। इसको भी याद रखिएगा, मस्तिष्क के अंदर कौन सा ऊतक घिरा होता है, तंतुमय संयोजी ऊतक घिरा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपसे अगर पूछता है कि मानव मस्तिष्क का अगर वजन पूछता है कि मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है, तो लगभग में आप कभी भी याद रखिएगा मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है 1.5 kg होता है। कितना होता है, 1.5 kg होता है। और दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, मस्तिष्क में आप दूसरी बात याद रखिएगा कि ये मस्तिष्क जो होता है ना, मस्तिष्क जो होता है 3 भाग में बटा होता है। कितने भाग में बटा होता है, 3 भाग में बटा होता है। तीनों का नाम जानना जरूरी है। देखिएगा, पहले को हम लोग बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। पहले को हम लोग क्या बोलेंगे, अग्र मस्तिष्क बोलेंगे। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। दूसरे को क्या बोलेंगे, मध्य मस्तिष्क बोलेंगे। और तीसरा का नाम होता है अनुमस्तिष्क। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क के कितने भेद होते हैं, तो मस्तिष्क का प्रकार जो होता है 3 प्रकार का होता है। और मस्तिष्क का 3 प्रकार में कौन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और तीसरा जो होता है अनुमस्तिष्क। अब देखिएगा, अग्र मस्तिष्क में अगर बात किया जाए तो अग्र मस्तिष्क भी जो होता है ना 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर आपको बता के छोड़ दे रहे हैं। अग्र मस्तिष्क जो होगा एक प्रमस्तिष्क होता है, एक होता है डाइएन्सेफलन होता है। और इसमें मध्य मस्तिष्क का तो कोई प्रकार नहीं होता है। और अनुमस्तिष्क में आप देखिएगा तो आपका क्या हो मिलेगा, यहाँ पर सेरिबेलम मिलेगा। क्या मिलेगा, सेरिबेलम मिलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और मस्तिष्क स्टेम इसी में आता है। अनुमस्तिष्क में क्या आता है, मस्तिष्क स्टेम आता है। अब देखिएगा अपना क्वेश्चन क्या था, यहाँ समझ गया, मस्तिष्क के बारे में समझ चुके हैं। अब देखिएगा इसमें पेशी ऊतक एक ठो आ रहा है ना, तो पेशी ऊतक के बारे में भी समझिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। ये ध्यान रखिएगा कि ये पेशी ऊतक जो होता है किस में पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है। बस इतना ही याद रखिएगा, पेशी ऊतक कहाँ पाया जाएगा, जंतुओं में पाया जाएगा। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। प्रधान नियंत्रक ग्रंथि, वही मास्टर ग्रंथि आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसमें हम लोग पीयूष ग्रंथि को प्रधान नियंत्रक ग्रंथि बोलेंगे। जब पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, उसी का तो नाम होता है ना पीयूष ग्रंथि। और ये जो होता है ना पीयूष ग्रंथि जो होता है, आपको अभी बताया कि पीयूष ग्रंथि को हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। ये जो होता है मानव शरीर की जो होता है सबसे छोटी ग्रंथि है। क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, पीयूष ग्रंथि होती है। और थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है जी, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो होता है किससे निकलता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। सबसे पहले तो समझिए कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है। तो याद रखिएगा जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है ना, इसी के माध्यम से तो हार्मोन निकलता है। कहेगा कि हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो याद रखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलेगा, हार्मोन निकलेगा। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कैसी होती है, नलिका विहीन होती है। यानी कि हार्मोन के स्राव के लिए कोई नलिका नहीं होता है, बल्कि हार्मोन जो होता है आपका रक्त में ही बहता रहता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा यह अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कैसी होती है, नलिका विहीन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती है। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है, आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो पाई जाती है अग्नाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अग्नाशय में पाई जाती है। आपको हम बता चुके हैं यकृत के बारे में, मस्तिष्क के बारे में बता चुके हैं। अब चलिएगा अगला क्वेश्चन आप समझिएगा, 25 नंबर का समझिए। 25 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है।
बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, बर्थ हार्मोन हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्थ हार्मोन हम लोग बोलते हैं। और आपको इंसुलिन के बारे में बता ही दिए हैं। इससे सवाल पूछता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा कौन सा रोग होता है? मधुमेह नामक रोग होता है। आई होप आप सारे कंसेप्ट को अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। अगर कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करके लिखिए, आपके डाउट को दूर किया जाएगा। और ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और एक अंतिम समय में तो लाइक का बटन बनता ही है। और वैसे बच्चे जो इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।